गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम सीरीज 5 के अंतर्गत 12वीं कक्षा के अभिव्यक्ति और माध्यम विषय पर चर्चा करेंगे। यह अति महत्वपूर्ण आपका भाग है कक्षा 12वीं का, अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें समाचार पत्र, इंटरनेट, छापे खाने, इनसे संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी आपके उसी उद्देश्य की पूर्ति करेगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम। पहला प्रश्न देखिए, रेडियो, टेलीविजन व समाचार पत्र जनसंचार पत्रकारिता का माध्यम हैं। जनसंचार का मतलब होता है लोगों तक समाचार पहुंचाना। तो ये रेडियो, टेलीविजन व समाचार पत्र जनसंचार पत्रकारिता का माध्यम है। दूसरा प्रश्न देखिए, इंटरनेट सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है। यह बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है। जैसा कि आपको पता है, इंटरनेट सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है। अखबार आपको 4 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन इंटरनेट के लिए आपको रिचार्ज कराना पड़ता है अपना मोबाइल, और उसके बाद जो है उस इंटरनेट के माध्यम से ही आप जो है सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है सूचनाओं को ले जा आ सकते हैं। तो इंटरनेट अपने आप में खर्चीला साधन है, जबकि अन्य साधन हैं उसमें आपको इतना खर्च नहीं करना पड़ता। समाचार पत्र है या टेलीविज़न है या रेडियो है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। ये जर्मनी के रहने वाले थे गुटेनबर्ग, और इन्होंने छापे खाने का आविष्कार किया था। जैसा कि आपको पता है, छापे खाने हम कहते हैं प्रिंटिंग मशीन्स को। तो छापा खाना आपको पता है विभिन्न प्रकार की जो लेखन सामग्री होती है, वो सभी लेखन सामग्री जो है छापे खाने के अंदर ही छपती है। तो इसका आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। चौथा प्रश्न देखिए, अखबार मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आता है। मुद्रित माध्यम वो होता है जिसकी छपाई की जाती है। तो चाहे अखबार हो और चाहे पुस्तकें हों, पत्र पत्रिकाएं हों, वे सभी मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आती हैं। उनको कहीं ना कहीं जो है प्रकाशित किया जाता है, उनका मुद्रण किया जाता है, उनको किसी छापे खाने की सहायता से छापा जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, नाटक का महत्वपूर्ण अंग है संवाद। संवाद हम कहते हैं डायलॉग को। जब भी कोई प्ले होता है, नाटक होता है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है डायलॉग डिलीवरी। यदि संवाद योजना बहुत अच्छी है तो नाटक कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दर्शकों पर जमाए बिना नहीं रहता। इसलिए नाटक का महत्वपूर्ण अंग संवाद को माना गया है, डायलॉग डिलीवरी को माना गया है। छठा प्रश्न देखिए, मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आती हैं। मुद्रण माध्यम के माध्यम से, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, मुद्रण कहते हैं छपाई को, जिन चीज़ों को छापा जाता है। तो मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र जो अक्सर पढ़ते हैं, भारत के अंदर 4000 के आसपास दैनिक समाचार पत्र छपते हैं, पत्रिकाएं हैं और पुस्तकें हैं, ये सभी मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न देखिए, ड्राई एंकर। ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य दिखाई देने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। एंकर आपको पता है, जो आपने टीवी जब खोल के देखते हैं तो उसमें आपको जो सामने व्यक्ति खड़ा होता है वो एक एंकर होता है, जो आप तक सूचनाओं को पहुंचाता है, जो आप तक एक संवाद के माध्यम से घटनाएं आपके सामने रखता है। तो ड्राई एंकर अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। ड्राई एंकर हम उसको कहते हैं, एक ऐसे न्यूज़ चैनल का ये एंकर होता है जो समाचार के दृश्य दिखाई देने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। इसमें बहुत सारे दृश्य दिखाए जाते हैं और उनके साथ साथ जो भी रिपोर्टर से उसे मिली जानकारी होती है उसके आधार पर वो बोलता रहता है। जैसे इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप टीवी खोल के देख सकते हैं, उस पर ड्राई एंकर के माध्यम से अनेक दृश्य दिखाए जाएंगे आपको, और दर्शकों को जो है रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर किसानों से संबंधित अनेक मुद्दों की बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो ड्राई एंकर का यह कार्य होता है। आठवां प्रश्न देखिए, किसी समाचार का घटनास्थल से दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। दूरदर्शन ही नहीं, जितने भी आपके चैनल हैं टीवी पे, कोई सा भी आपका न्यूज़ आप लगा के देखिए, वो सभी के सभी आपने देखा होगा सीधा प्रसारण दिखाते हैं। जब किसी समाचार का घटनास्थल से सीधा प्रसारण किया जाता है
तो उसे हम लाइव प्रसारण कहते हैं। यानी कि जो घटना इस समय वहाँ घट रही है, जो परिस्थितियाँ इस समय वहाँ दिखाई दे रही हैं, वह आपके दूरदर्शन या किसी भी अन्य चैनल पर आप उसको तुरंत देख सकते हो। उसे हम सीधा प्रसारण कहते हैं। यह प्रसारण हूबहू वैसा ही होता है जैसी घटना उस समय वहाँ घट रही होती है। 9वां प्रश्न देखिए, रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसमें ध्वनि, स्वर और शब्दों का मेल होता है। जैसा कि आपको पता है रेडियो श्रव्य माध्यम है, दृश्य माध्यम नहीं है। दृश्य और श्रव्य माध्यम हम दूरदर्शन को कहते हैं, टेलीविज़न को कहते हैं। रेडियो केवल सुनाई देने वाला ही माध्यम है, ये केवल सुनाई ही देता है। इसमें ध्वनि, स्वर और शब्दों का मेल होता है। उनके मेल से ही आप तक जो है विचार पहुंचते हैं, उनके मेल से ही आप तक समाचार पहुंचते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना तथा समाचारों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। आजकल इंटरनेट पत्रकारिता का काफ़ी चलन है। इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना तथा समाचारों का आदान प्रदान करना, ये एक प्रकार की इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। वर्तमान में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। जल्दी से जल्दी हम विश्व के किसी भी कोने से कोई भी समाचार दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं इंटरनेट पत्रकारिता का ही हाथ होता है। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। भारत में इंटरनेट का आरंभ वर्ष 1993 में हुआ था। 1993 में भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और वर्ष 2003 में इसका दूसरा दौर आरंभ हुआ था। दूसरा दौर 2003 में आरंभ हुआ था और पहला दौर इसका जो है आरंभ 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न, समाचार लेखन के 6 ककार हैं। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। ककार को हम प्रकार भी कहते हैं कि समाचार किस प्रकार से लिखा जाता है, किस तरह से कौन कौन सी बातों का उसमें ध्यान रखा जाता है, उसको हम ककार कहते हैं। तो समाचार लेखन के 6 प्रकार हैं कि घटना क्या है, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। जब भी हम कोई समाचार लिखते हैं तो उसमें हम पहले ये देखते हैं कि क्या समाचार है, इसके पीछे कौन है, यह घटना कब घटी, यह घटना कहाँ घटी, यह घटना कैसे घटी, यह घटना क्यों घटी। तो जब भी समाचार लिखा जाता है तो इन 6 ककारों का ध्यान रखा जाता है, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके ही, इन 6 ककारों को ध्यान में रख कर ही समाचार को लिखा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां प्रश्न देखिए, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। जो आपकी विशेष रिपोर्ट होती है वो किसी घटना से संबंधित होती है, किसी करंट इशू से संबंधित होती है, किसी समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण जब किया जाता है तो उसके आधार पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है। अक्सर न्यूज़ चैनल पे आप देखेंगे शाम के समय आएगा 7 से 8 हमारी विशेष रिपोर्ट देखिए, आज की हमारी विशेष रिपोर्ट किसान आंदोलन से संबंधित है, आज की हमारी विशेष रिपोर्ट जो है हमारे देश की सीमाओं से संबंधित है। तो इस घटना और इस घटना से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उनकी गहन छानबीन और विश्लेषण के बाद ही विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है। 14वां प्रश्न देखिए, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसे संपादकीय कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, संपादकीय को हम अंग्रेजी में कहते हैं एडिटोरियल। यह किसी भी समाचार पत्र की आत्मा होती है। किसी भी समाचार में संपादकीय अति महत्वपूर्ण घटना होती है। एक प्रकार का यह ऐसा लेखन होता है जो एक प्रकार से अखबार की अपनी आवाज़ होती है। अखबार का क्या उद्देश्य है, अखबार के अपने क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को ज़्यादा उठाता है, वो सारी बातें संपादकीय में कहते हैं। यह संपादकीय में वो अपनी बातें कहता है। यह विशेष प्रकार की लेखन प्रकृति होती है एक प्रकार की, और विशेष प्रकार का लेखन होता है। इसको हम किसी भी समाचार पत्र की आत्मा कहते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया लेख विशेष लेखन कहलाता है। विशेष लेखन वही होता है जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अखबार का एक पृष्ठ ऐसा होता है जिसमें संपादकीय लिखे जाते हैं, जिसमें स्तंभ लेखन लिखे जाते हैं। वो सभी के सभी जो होते हैं सामान्य लेखन से हटकर लिखे जाते हैं। उनमें विशेष घटनाओं, सूचनाओं और मुद्दों को उठाया जाता है। 16वां प्रश्न देखिए,
भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। आज़ादी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तो भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना अंग्रेज़ों के समय में हुई थी 1936 में। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहानी का केंद्र बिंदु कथा वस्तु को कहते हैं। कथा वस्तु होता है कि कहानी क्या है, कहानी का कंटेंट क्या है, कहानी कैसे प्रभावित करती है, कहानी में किस मुद्दे को उठाया गया है, कौन सी बात को उठाया गया है, ये सभी बातें जो है कथा वस्तु के अंतर्गत आती हैं, कंटेंट के अंतर्गत आती हैं कि वह यह कहानी का उद्देश्य क्या है, यह कहानी क्या बताना चाहती है। तो इसका केंद्रीय बिंदु होता है कथा वस्तु। 18वां प्रश्न देखिए, भारत का पहला छापाखाना गोवा में स्थापित हुआ था। छापाखाना, पहली प्रिंटिंग प्रेस भारत में गोवा में स्थापित की गई थी, क्योंकि आपको पता है गोवा पुर्तगालियों की राजधानी थी। तो जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो अपनी धर्म का प्रचार करने के लिए उनके पादरियों ने उस समय छापे खाने की स्थापना की थी, और वह छापाखाना गोवा में स्थापित किया गया था। इसके माध्यम से वो अपने धर्म का भी प्रचार करते थे और अपनी अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार करते थे। 19वां देखिए, जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जो संवाददाता, कॉरेस्पॉन्डेंट अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। तो बीट रिपोर्टिंग हम उसको कहते हैं जिसमें संवाददाता अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित किसी रिपोर्ट को दूरदर्शन अथवा किसी न्यूज चैनल तक भेजता है, वह एक प्रकार की बीट रिपोर्टिंग होती है। 20वां और अंतिम प्रश्न देखिए, रेडियो में समाचार पत्र की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती। रेडियो नाटक श्रव्य माध्यम है। देखिए इसमें दो प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, रेडियो में समाचार पत्र की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है कि रेडियो, आपको पता है, एक श्रव्य माध्यम है, और इसमें जब न्यूज चलती हैं तो एक बार जो न्यूज़ पीछे रह जाती है उसको हम पीछे लौट कर नहीं सुन सकते, क्योंकि वो समय आगे निकल गया। लेकिन समाचार पत्र में सुविधा होती है, जो आपने खबर पहले पृष्ठ पर पढ़ी, आप उसको कितनी बार भी उस पृष्ठ को पलट करके पढ़ सकते हैं। तो उसमें समाचार पत्र की तरह रेडियो में पीछे लौट कर सुनने की अथवा उस खबर को पढ़ने की सुविधा नहीं होती। दूसरा देखिए, रेडियो नाटक श्रव्य माध्यम है। जब टेलीविज़न का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं हुआ था, बहुत सारे न्यूज़ चैनल नहीं आए थे, बहुत सारा इस तरह का हमारा जो है संचार माध्यम विकसित नहीं हुआ था, उस समय लोग मनोरंजन के लिए रेडियो नाटकों का ही आश्रय लेते थे, और यह एक प्रकार का श्रव्य माध्यम है। इसमें रूपकों के माध्यम से, इसमें ध्वनि के माध्यम से अनेक नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। आज भी आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो पर एक विशेष समय में रेडियो नाटकों का प्रसारण होता है। तो मैं समझता हूँ इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली के माध्यम से, इस आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित ये जो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है, इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैंने आपको अभिव्यक्ति और माध्यम अध्याय बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि मैं अपने इस प्रयास में सफल रहा हूं तो मेरे इस वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस विषय से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।